हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स यानी के दिल्ली के सुल्तान को रीड करेंगे। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने ये गौर किया कि चैप्टर 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली एक इम्पोर्टेंट शहर 12th सेंचुरी में बना और उससे पहले दिल्ली बहुत ज़रूरी शहर या बहुत इम्पोर्टेंट सिटी नहीं था। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी और 12वीं सदी के मध्य में यानी कि 12th सेंचुरी के मिडल में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने, जिन्हें चहमान भी कहा जाता है, उन्होंने तोमर राजाओं को हरा दिया और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना और इस शहर में बहुत सारे जैन व्यापारी रहते थे जो बहुत अमीर थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ पर सिक्के भी बनाए जाते थे जिन्हें देहलीवाल कहा जाता था। और ये जो सिक्के यहाँ पर बनाए जाते थे दिल्ली में, जिन्हें देहलीवाल कहा जाता था, ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जैसे कि आज रुपीस का इस्तेमाल होता है। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसी के साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े एरिया पर फैला था। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें हमें रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में बताया गया है, यानी कि दिल्ली के शासकों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है कि तोमर्स का राज कब तक था, कौन से समय पर था? अर्ली 12th सेंचुरी 1165। उसके बाद अनंगपाल, इनका राज्य कब से कब तक था? 1130 से लेकर 1145 तक, यानी कि सन 1130 से लेकर सन 1145 तक। इसी तरह चौहान्स का जो राज्यकाल का समय था वो था 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान का राज्य का समय कब से कब तक था? 1175 से 1192 तक। और इसके बाद कुछ अर्ली तुर्किश रूलर्स के बारे में बताया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य का समय दिल्ली में था 1206 से 1210 का समय। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो समय था यहाँ पर राज्य का दिल्ली में, वो था सन 1210 से सन 1236 तक। रजिया ने दिल्ली पर राज किया 1236 से 1240 तक। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन का जो राज्य का समय था दिल्ली में, वो 1266 से 1287 तक का था। उसके बाद ये खलजी डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। ये है जलालुद्दीन खलजी, जिसका दिल्ली में राज्य का समय था 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका राज्य का समय था दिल्ली में 1296 से 1316 तक। ऐसे ही यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, सैयद डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, लोधी डायनेस्टी के बारे में बताया गया है कि इन सब ने दिल्ली पर कब कब किस किस समय में राज किया। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि अब हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि हालांकि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और उस समय का जो आर्किटेक्चर है उससे काफ़ी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी और भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस समय की हिस्ट्री है। यानी कि उस समय पर जो इतिहास लिखा जाता था
तारीख का मतलब होता है सिंगुलर, यानी किसी डेट के बारे में कुछ लिखा जाता था कि इस डेट पर क्या हुआ। और तारीख का मतलब होता है प्लूरल, यानी कि ये तरीके थे लिखने के, हिस्ट्रीज के हिसाब से लिखा जाता था, तारीख या त्वारीख लिखी जाती थी। और ये सब पारसी भाषा में लिखा जाता था, जो उस समय दिल्ली सुल्तान के द्वारा यहाँ पर यूज़ की जाती थी। यानी कि उस समय पर जो भी रिकॉर्ड रखे जाते थे वो फारसी भाषा में रखे जाते थे, पर्शियन लैंग्वेज यानी कि फारसी भाषा। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि तारीख लिखने वाले जो ऑथर्स होते थे, जो लेखक होते थे, वो काफ़ी एजुकेटेड होते थे, वो सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोइट्स होते थे, और उनमें कोर्टियर्स यानी कि दरबारी भी होते थे। यानी कि ये सभी लोग तारीख लिखने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, और वो तारीख लिखते भी थे। और इसके अलावा ये जो सुल्तान होते थे उन्हें एडवाइस देते थे और उन्हें बताते थे रूल्स के बारे में कि रूल्स किस तरीके से ठीक ठाक होने चाहिए, सबके लिए एक समान होने चाहिए। और रूल्स अगर सही होंगे तभी सल्तनत यानी कि जो राज्य है वो सही से चल पाएंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है द सर्कल ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय चक्र। 13th सेंचुरी के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था फख्र ए मुदबिर। उन्होंने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिकों को सैलरी चाहिए होती है, और सैलरी कहाँ से आती है? जो किसानों से जो टैक्स लिया जाता है उससे सैलरी आती है। और किसान भी तो टैक्स तभी दे पाएंगे जब वो खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, यानी कि उनके पास देने लायक पैसा होगा और अपना गुजारा भी अच्छे से करेंगे, तभी तो टैक्स दे पाएंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिकों को सैलरी चाहिए, सैलरी किसानों से टैक्स के रूप में आती है, और किसान टैक्स तभी दे पाएंगे जब वो खुश रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको अच्छे से हैंडल किया जाए हर चीज़ को। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि तारीख के जो राइटर होते थे, जो ऑथर होते थे, वो ज़्यादातर शहरों में रहते थे, खास तौर पर दिल्ली में। और वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए यानी कि उनके फेवर में लिखते थे, ताकि उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सके, इनाम मिल सके। और ये जो ऑथर होते थे, जो तारीख लिखते थे, ये शासकों को कहते थे कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस समाज में बना रहना चाहिए। हालांकि सभी लोग इनके विचारों से सहमत नहीं होते थे। बर्थ राइट का ये मतलब होता था कि राजा का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, चाहे वो उसके काबिल पूरी तरह से हो या ना हो। और जेंडर डिस्टिंक्शंस के अंतर्गत क्या होता था कि जो मेल्स होते थे उन्हें फीमेल से सुपीरियर समझा जाता था, कि जो आदमी लोग हैं, जो मेल है, वो बेटर होते हैं हर काम में फीमेल्स के कंपैरिजन में। वो इस सोच को समाज में बनाए रखना चाहते थे। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि सन 1236 में 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, और उस समय के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज। उन्होंने ये स्वीकार किया, उन्होंने ये माना कि जो रजिया थी वो अपने भाइयों के कंपैरिजन में ज़्यादा कैपेबल थी दिल्ली को चलाने के लिए, लेकिन वो खुद को भी कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे कि एक लड़की, एक महिला रानी कैसे बन सकती है, वो राज्य को कैसे चला सकती है एज अ रूलर। और जो वहाँ के जो दरबारी लोग थे वो भी इस बात से खुश नहीं थे कि एक महिला उन पर राज कर रही है, और सन 1240 में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो दिल्ली सुल्तान थे, उनका जो एरिया था जिस पर उनका राज होता था वो छोटा एरिया होता था, जो कि गैरिसन्स के द्वारा यानी कि रक्षा सैनिकों के द्वारा एक घेरा बनाया जाता था, और उस घेरे के अंदर ही जो एरिया आता था उसी में दिल्ली सुल्तान का राज होता था।
और शहरों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसीलिए जरूरी चीजों के लिए उनको बिजनेस पर, लूट मार पर, इन सब चीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि अपने लिए जो जरूरत की चीजें उनकी इकट्ठी करनी होती थी, उसके लिए वो व्यापार के लिए व्यापार पर निर्भर थे, टैक्स पर निर्भर थे और थोड़ी बहुत लूट मार भी करते थे, जिससे कि उनका गुजारा होता था। यानी कि अभी तक उनका राज बहुत बड़े एरिया में नहीं फैला था। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जैसे दिल्ली में गैरिसन टाउन बनाया गया था कि सैनिकों का एक घेरा होता था, उसके अंदर ही राज होता था दिल्ली सुल्तान का, तो इसी तरह का सिस्टम बंगाल में और सिंध में भी बनाया गया था। लेकिन दिल्ली से उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, वो यहाँ से काफ़ी दूर थे और उसके अलावा वहाँ पर बगावत होती रहती थी, लड़ाई होती रहती थी, वहाँ का मौसम भी सूट नहीं करता था इन्हें। इसके अलावा जो मंगोल होते थे वो अफगानिस्तान से दिल्ली पर हमला करते रहते थे और अगर सुल्तान्स में किसी भी तरह की कमजोरी नजर आती थी तो जो गवर्नर होते थे वो भी बगावत का झंडा खड़ा कर देते थे, वो भी सुल्तानों के खिलाफ बगावत कर देते थे। और जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को बनाए रखा था यहाँ पर। और जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो एक्सपेंशन हुआ, वो जो फैली या ताकतवर हुई, वो किसके अंडर में हुई? गयासुद्दीन बलबन के अंडर में, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में और मोहम्मद तुगलक के अंडर में। इन तीनों के अंडर में जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत फैलती गई और बहुत मजबूत होती गई। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि अपने आप को मजबूत करने के लिए जो सबसे पहला काम सुल्तानों ने किया वो ये किया कि जो एरिया उनके अंडर आता था उन्होंने उसे मजबूत करना शुरू किया और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना शुरू किया। उन्होंने गंगा यमुना के आसपास के इलाके जो आते थे उनमें से जंगलों को काटना शुरू किया और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे उन्हें वहाँ से भगा दिया और अब वो अपने एरिया को पहले स्ट्रांग कर रहे थे। और जंगलों को काटने के बाद ये ज़मीनें किसानों को दे दी गई और खेती बाड़ी को काफ़ी एनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया। नए किले बनाए गए, नए शहर बनाए गए जिससे कि ज़्यादा सुरक्षा हो सके और व्यापार भी अच्छे से हो सके। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो दूसरा एक्सपेंशन हुआ, पहला तो ये हुआ कि अंदर से खुद को मजबूत बनाया और दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने दूसरा काम ये किया अपने को मजबूत बनाने के लिए कि वो जो बाहरी सीमाएं थी यानी अब वो बाहर भी कब्जा करने के लिए निकल पड़े थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में साउथ इंडिया को टारगेट करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये जो अभियान थे ये मोहम्मद तुगलक के टाइम तक अपने चरम पर थे, पीक पर थे। और इनमें क्या किया जाता था, सल्तनत की सेनाओं ने क्या किया इन अभियानों में, जब वो बाहर पूरे इंडिया में कब्जे के लिए निकले, इन सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और जो बहुत मूल्यवान यानी कि कीमती जो धातुएं थी वो अपने कब्जे में ले ली। यानी जो प्रीशियस मेटल्स थे, जो घोड़े थे, हाथी थे, गुलाम थे, वो उन सब पर कब्जा करते चले गए और उनका टारगेट क्या था, साउथ इंडिया तक का टारगेट था। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि दिल्ली सल्तनत की आर्मी की जो स्टार्टिंग थी, जो शुरुआत थी, वो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन 150 साल के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा इनके अंडर में आ चुका था। इन्होंने अपनी एनिमीज को हरा दिया, अपने शत्रुओं को हरा दिया और शहरों पर कब्जा कर लिया। और जहाँ जहाँ इनका राज था, इस सल्तनत का राज था, वहाँ वहाँ यही लोग मुकदमों के फैसले सुनाते थे और किसानों से टैक्स भी वसूल करते थे। लेकिन इतने बड़े एरिया में इनका जो कंट्रोल था, इनका जो नियंत्रण था, वो किस हद तक था और कितना इफेक्टिव था। इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था और मस्जिदों में एक ही तरह की सोच रखने वाले, एक ही तरह के आस्था का पालन करने वाले लोग इकट्ठे होते थे,
तो इनसे उनमें एकता का आभास होता था, एकता की फीलिंग आती थी। और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते थे। तो जब वो मस्जिदों में आते थे तो वहाँ पर उनके अंदर यूनिटी की फीलिंग आती थी। इसीलिए सुल्तानों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीस एंड तुगलक्स, यानी कि खलजीस और तुगलक्स के राज में जो दिल्ली सल्तनत थी उसका कामकाज कैसे चलता था और वो कंसोलिडेट कैसे हुए, मजबूत कैसे हुए, उनकी एकता कैसे बढ़ी, वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि दिल्ली सल्तनत जैसे एक बहुत बड़े साम्राज्य के लिए भरोसेमंद, विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी, यानी कि रिलायबल गवर्नर्स और रिलायबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी। और जो शुरुआती सुल्तान थे, खास तौर पर इल्तुतमिश, उसने अपने कामकाज के लिए, सब कुछ संभालने के लिए अपने ही खरीदे गए गुलामों को रखा। उसने अपने कामकाज को देखने के लिए एरिस्टोक्रेट्स को नहीं रखा या फिर लैंडेड चीफ ट्रेन्स को भी नहीं रखा, बल्कि उसने किसको रखा? अपने स्लेव्स को कामकाज को संभालने के लिए रखा। और इन स्लेव्स को क्या कहा जाता था? इन्हें बदंगा कहा जाता था। यानी कि जो गुलाम इन सुल्तानों के द्वारा खरीदे जाते थे, इन सुल्तानों ने जिन गुलामों को खरीदा था उन्हें फारसी भाषा में बंदंगा कहा जाता था। और राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर पॉलिटिकल ऑफिसेज बनाने के लिए इन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी। और क्योंकि ये गुलाम पूरी तरह से अपने सुल्तान, अपने मालिक पर निर्भर करते थे, तो सुल्तान भी इनके ऊपर निर्भर हो सकते थे, इन पर भरोसा कर सकते थे। यहाँ पर लिखा गया है स्लेव्स रेदर देन सन्स, यानी बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। और इस पैराग्राफ में ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि खलजी और तुगलक बदंगों का इस्तेमाल करते रहे, और ऐसे लोग जो इन्हीं सुल्तानों पर डिपेंड करते थे और थोड़े कमज़ोर थे, मतलब समाज के हिसाब से, उन्हें ये अपने यहाँ काम पर रखते थे। और ऐसे लोगों को जनरल और गवर्नर पोस्ट दी जाती थी। लेकिन इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। और इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि ये जो सुल्तान थे, जो अपने स्लेव्स को और ऐसे लोगों को जो कि समाज में कमज़ोर समझे जाते थे, उन्हें अच्छी अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया गया। तो इसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ये क्यों पैदा हो रही थी? लोग इन बातों से क्यों नाराज़ थे कि सुल्तान अपने गुलामों को और जो समाज के नीचे वाले लोग हैं उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पर क्यों बिठा रहे हैं, उनको बड़े बड़े काम क्यों दे रहे हैं? ऐसा इसलिए होता था कि जो स्लेव्स होते थे और जो क्लाइंट्स होते थे, जो कि लॉयल होते थे अपने सुल्तानों के प्रति, यानी कि अपने सुल्तानों के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन सुल्तानों के बच्चों के लिए वफादार नहीं होते थे। और जब इन बच्चों में से कोई नया सुल्तान बनता था तो ये अपनी पसंद के लोगों को कुछ नई पोस्ट देता था, जिसकी वजह से पुराने लोगों में और इन नए लोगों में लड़ाइयाँ होती थी। और जो समाज के निचले हिस्से से जिन लोगों को अच्छी पोस्ट दे दी गई थी, उन लोगों के लिए भी जो बाकी लोग थे वो खुश नहीं थे कि इन लोगों को ऊंची ऊंची पोस्ट क्यों दी जा रही है। और जो फारसी तारीख लिखने वाले जो राइटर थे, उन्होंने भी दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की थी, उन्हें क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने निचले खानदान के लोगों को ऊंची ऊंची पोस्ट पर बिठा दिया है। यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी ने
और तुगलक ने भी अपने जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हें अलग अलग साइज के इलाकों के लिए गवर्नर अपॉइंट किया था, यानी किसी को बड़ी जगह दी गई, किसी को छोटी जगह दी गई। और ये जो इलाके थे इन्हें इक्ता कहा जाता था, और इन्हें जो संभालते थे, जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि इन इलाकों को संभालना है, उन्हें इक्तादार कहा जाता था। और इक्तादार के अलावा इन्हें मुक्ति भी कहा जाता था। और ये जो इक्तादार होते थे, जो ये मुक्ति होते थे, इनकी ये ड्यूटी होती थी कि ये मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करे, उनमें आगे होकर रहे, और इसके अलावा अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखे। और अपनी मिलिट्री सर्विसेज के बदले में ये क्या लेते थे, ये जो मुक्ति होते थे, ये जो इक्तादार होते थे, ये जो टैक्स वसूल करते थे, उस टैक्स पर इनका भी अधिकार होता था। और ये जो मुक्ति होते थे, ये अपने सोल्जर्स को जो सैलरी देते थे वो इन्हीं टैक्सेस में से देते थे। जो टैक्स ये वसूल करते थे उसमें ये अपने लिए भी पैसा रखते थे, और अपने आर्मी वालों के लिए, अपने सोल्जर्स को भी उसी में से सैलरीज देते थे। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये जो मुक्ति होते थे, जो इक्तादार होते थे, इनके ऊपर कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका यह होता था कि इनकी जो पोस्ट होती थी वो वंश के हिसाब से नहीं चलती थी, और इनको जो इक्ता दिए जाते थे, जो इन्हें इलाके दिए जाते थे, वो थोड़े समय के लिए दिए जाते थे और फिर इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। और ये जो मुक्ति होते थे, ये जो इक्तादार होते थे, ये अपने अपने इलाकों से जो भी टैक्स वसूल करते थे उसकी भी चेकिंग की जाती थी, उसके लिए अकाउंटेंट रखे जाते थे, और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि ये मुक्ति जिन इलाकों से भी टैक्स वसूल कर रहे हैं वहाँ से वही टैक्स वसूला जाए, और उतना ही टैक्स वसूला जाए जितना इनसे कहा गया है, और ये उतने ही सोल्जर्स रख सकते थे जितना कि इनसे कहा जाता था। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को मजबूर कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो टैक्स लगते थे, जो लैंड रिवेन्यू यानी कि जो ज़मीनों पर जो टैक्स लगाए जाते थे, जो पैसा आता था, उसे भी स्टेट ने यानी कि राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी कि धीरे धीरे सब कुछ इनके कंट्रोल में आने लगा। और जो लोकल चीफ्टेंस थे, जो पहले टैक्स वसूला करते थे, अब उनको टैक्स वसूलने से मना कर दिया गया, बल्कि अब उन्हें कहा गया कि तुम भी हमें टैक्स दोगे। यानी कि अब जो दिल्ली सल्तनत थी वो इन लोकल चीफ्टेंस से भी टैक्स वसूलने लगी। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ज़मीनों को अच्छी तरह से नापा और ज़मीनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनका हिसाब किताब रखा। और कुछ पुराने चीफ्टेंस थे और लैंडलॉर्ड्स थे जो अब सुल्तान के यहाँ ही नौकरी करने लगे और टैक्स कलेक्ट करने का काम करने लगे। और कुल 3 प्रकार के टैक्स होते थे। एक तो खेती बाड़ी पर टैक्स होता था जिसे खराज कहा जाता था, और किसान जितना भी प्रोडक्शन करते थे उसका 50% उनका टैक्स में चला जाता था। इसके अलावा जानवरों पर टैक्स लगता था और घरों पर भी टैक्स लगता था। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि अभी भी सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर हिस्सों पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बैठकर बंगाल जैसी जगहों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था जो दिल्ली से काफ़ी दूर थी। और हालांकि इन्होंने एक बार साउथ इंडिया को जीत भी लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से फ्री हो गए, फिर से आज़ाद हो गए। और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनको जीतने में सुल्तान की जो सेनाएं थी वो कैपेबल नहीं थी। और जो स्थानीय सरदार थे उन्होंने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक
इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि चंगेज खान की लीडरशिप में मंगोलों ने सन 1219 में नॉर्थ ईस्ट ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया और इसके कुछ समय बाद ही दिल्ली सल्तनत को भी इनके हमले का सामना करना पड़ा। इसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के जो स्टार्टिंग का समय था, जो स्टार्टिंग के वर्ष थे, उनमें मंगोलों के हमले बढ़ते गए और इससे मजबूर होकर इन दोनों ही सुल्तानों को एक बहुत बड़ी और परमानेंट सेना खड़ी करनी पड़ी। और इतनी बड़ी सेना को संभालना बहुत मुश्किल काम था। अब हम देखेंगे कि इन दोनों ही सुल्तानों के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए। अब इस कॉलम में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है और इस कॉलम में मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में कि दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 सन में, फिर 1302 1303 में, और इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी और परमानेंट सेना खड़ी की। और यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि मोहम्मद तुगलक के शासन के जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे उनमें सल्तनत पर हमला हुआ और मंगोल सेना दिल्ली सुल्तान की जो सेना थी उससे हार गई और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति पर और अपने रिसोर्सेज पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसओक्सियाना पर हमला करने की प्लानिंग कर ली और उसने एक परमानेंट सेना तैयार की और ये उसका एक आक्रामक कदम था। और इस पैराग्राफ में हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया गैरिसन शहर बनाया। और इस पैराग्राफ में हमें मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया गया है कि नया गैरिसन शहर बनाने की जगह उसने क्या किया, दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिकों के रहने की व्यवस्था करवा दी गई और इस शहर के जो निवासी थे उन्हें दक्षिण में बनी यानी साउथ में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। यानी कि अलाउद्दीन ने तो अपने सैनिकों के लिए एक नया शहर बनाया, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने एक जगह को ही खाली करवा दिया और वहीं पर सैनिकों को रहने की जगह दे दी। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि सैनिकों का पेट भरने के लिए गंगा यमुना के बीच जो जमीन थी वहां से टैक्स के रूप में खेतीबाड़ी में जो भी उगता था वो लिया जाता था। किसान जितना भी प्रोडक्शन करते थे उसका 50% टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाने पीने का सामान इकट्ठा किया गया और सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाए और इसी दौरान इस क्षेत्र में, इस इलाके में अकाल भी पड़ गया। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि सैनिकों को सैलरी भी देनी होती थी और अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नकद वेतन यानी कैश सैलरी देना डिसाइड किया और सैनिक अपनी जरूरत का सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और इस बात की आशंका थी, पॉसिबिलिटी थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए दिल्ली में चीजों की कीमतों पर कंट्रोल किया गया, यानी कि उनके ऊपर निगरानी रखी गई और जो भी अफसर होते थे वो बड़ी सावधानी से कीमतों की चेकिंग करते थे और जो व्यापारी ज्यादा कीमत वसूलते थे उनको सजा भी दी जाती थी।
और इस पैराग्राफ में मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया गया है कि मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को कैश सैलरी देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने आज के समय में जैसे कागज के बने हुए नोट चलते हैं वैसे ही कुछ टोकन जैसी मनी चला दी। और ये जो सिक्के होते थे, जो कॉइन होते थे, ये मेटल के बने होते थे, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के ना होकर सस्ते मेटल के बने होते थे। और 14th सेंचुरी के लोग इस तरह की करेंसी पर भरोसा नहीं करते थे, वो बहुत होशियार थे और अपने सोने चांदी के सिक्के वो बचा कर रख लेते थे, और अपने जो टैक्स देने होते थे वो ये जो टोकन चलाए गए थे, ये जो करेंसी चलाई गई थी जो सस्ते मेटल से बनाई जाती थी, इसी में अपने टैक्स चुका देते थे। और इस तरह की जो करेंसी चल रही थी, इसकी जाली करेंसी भी बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी, यानी कि नकली करेंसी भी काफ़ी आ गई थी। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, यानी जिस तरीके से उसने काम करवाया, उसकी तो इतिहासकार भी प्रशंसा करते हैं कि कैसे उसने चीज़ों की कीमतें कम करवाई और किस तरह से बाजार में हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती थी, और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि मोहम्मद तुगलक ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, यानी जिस तरीके से उसने कामकाज संभाला, वो लगभग फेल हो गया। और उसने जब कश्मीर पर अटैक किया तो उसमें भी वो फेल हो गया, और फिर उसने ट्रांसओक्सियाना पर हमले करने का अपना जो इरादा था उसे छोड़ दिया और अपनी बड़ी सेना को भी खत्म कर दिया, यानी कि बड़ी सेना को उसने भंग कर दिया। और उसने जो भी काम किए थे, अब उससे काफ़ी परेशानियां शुरू हो गई, क्योंकि दौलताबाद में जो लोग ले गए थे, यानी कि जिन लोगों को दौलताबाद ले जाया गया था, वे अब बहुत नाराज़ हो गए थे, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और अकाल भी पड़ गया था, जिससे जनता में गुस्सा था और जनता बगावत पर उतर आई। और एट लास्ट मोहम्मद तुगलक ने जो करेंसी स्टार्ट करवाई थी, वो टोकन करेंसी भी उसे वापस लेनी पड़ी। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह कहा गया है स्टूडेंट्स कि हालांकि मोहम्मद तुगलक के ज़्यादातर जो डिसीजन थे वो गलत साबित हुए थे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को जीतने के लिए एक प्लानिंग की थी। अलाउद्दीन खिलजी का ज़्यादा तो जो जोर था, जो कोशिश कर रहा था, वो था डिफेंसिव मेजर पे, कि अगर मंगोल हम पर अटैक करते हैं तो हम उनका सामना कैसे करेंगे। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने तो एक परमानेंट अपनी मिलिट्री तैयार की और उसने ये सोचा कि हम मंगोलों पे अटैक करेंगे। अब हम पढ़ेंगे द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरीज। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि टेबल 1 को दोबारा देखिए तो आप पाएंगे, यानी कि आपको पता चलेगा कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ एशिया में इंडिपेंडेंट रूलर्स इस्टेब्लिश हो चुके थे और उनकी जो कैपिटल्स थी, उनके जो राज्य थे, वो काफ़ी फल फूल रहे थे। और इसी समय में नए कुछ रूलिंग ग्रुप्स जैसे कि अफगान्स और राजपूत भी उभर रहे थे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी समय में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर रहे थे। इस पैराग्राफ में यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि इसी समय में, इसी काल में इस्टेब्लिश्ड कुछ स्टेट्स छोटे तो थे लेकिन बहुत शक्तिशाली थे और वो अपने कामकाज को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे थे। यहाँ पर हमें शेर शाह सूर के बारे में बताया गया है, जिसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के मैनेजर के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर वो इतना आगे बढ़ गया, इतना उसने ग्रोथ किया, इतना उसने उन्नति की कि उसने मुगल सम्राट हुमायूं को भी चुनौती दे डाली और उसे हरा दिया। और शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके अपना खुद का राजवंश स्थापित किया।
और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि हालांकि जो सूर वंश था, जो सूर डायनेस्टी थी, इसने 15 साल तक ही शासन किया, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज को संभाला। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि कामकाज के लिए अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को ही अपनाया और अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को और ज्यादा बेटर कर दिया, और ज्यादा अच्छा कर दिया। और यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि मुगल सम्राट अकबर ने भी अपने मुगल एम्पायर को मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए शेर शाह सूर के तरीकों को ही अपनाया। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।